हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैली टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डेलर थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय देखेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 37। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर आज अध्याय नंबर 14 का लास्ट टॉपिक जो है कि जिसका नाम था आपका न्यायपालिका, और ये लास्ट टॉपिक आपका है जिसमें नाम है आपका जनपद स्तरीय न्यायालय। इसके पहले दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, और आज हम देखेंगे जनपद स्तरीय न्यायालय। जनपद स्तर पर 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। यहाँ पर देखेंगे नंबर 1 पर है मुंसिफ का न्यायालय, नंबर 2 पर है फौजदारी मामलों के लिए सुनिश्चित मजिस्ट्रेट का न्यायालय, और नंबर 3 पर है दीवानी मामलों के लिए सिविल जज का न्यायालय। तो ये आपके 3 महत्वपूर्ण जनपद स्तर पर न्यायालय हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे लोक अदालत। हमारे देश में मुकदमों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस कारण नियमित न्यायालयों पर कार्य का भार बहुत बढ़ गया है। इससे मुकदमों के निपटारे में देर होती है तथा पैरवी में धन में भी खर्च अधिक होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें हमारे देश में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है तो मुकदमे भी जाहिर सी बात है बढ़ेंगे। तो इसके लिए लोक अदालत बनाई गई है, और इसमें देखेंगे हम आगे कि इसमें मुकदमों के निपटारे में जो देर होती थी उससे कहीं ना कहीं अब जल्दी होने लगी है। यहाँ पर हम आगे देखें, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लोक अदालतों की स्थापना की गई है। समय समय पर हर क्षेत्र जिले स्तर पर लोक अदालतें लगाई जाती हैं। लोक अदालतों ने शांतिपूर्ण ढंग से 2 पक्षों के मध्य समझौता कराकर विवादों को सुलझाने में बहुत सफलता पाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें जहाँ पर अधिक मुकदमे हो रहे थे जिला स्तर पर, अब वहीं पर हम बात करें तो लोक अदालतों के माध्यम से जो विवाद हैं लोगों के बीच, 2 पक्षों के मध्य जो भी झगड़े थे उनको समझौता कराकर विवादों को सुलझाने में लोक अदालत ने सफलता पाई है। जैसे अगर हम बात करें वाहन दुर्घटना मुकदमा, विवाह, पारिवारिक मुकदमा, बिजली, गृह कर और गृह ऋण संबंधी मुकदमे, इसके अलावा और भी हैं। जैसे दोस्तों उद्योगों और बैंकों से संबंधित मुकदमे और भूमि अधिग्रहण संबंधी मुकदमे, पेंशन संबंधी मुकदमे और उपभोक्ता संबंधी मुकदमे। तो ये सब जो मुकदमे हैं इनको निपटाने का जो कार्य कर रही है वो लोक अदालत कर रही है। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों जनहित याचिका के विषय में। जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें तो जो लोक अदालत थी वो व्यक्तिगत हित से संबंधित थी, लेकिन जो जनहित याचिका है ये सार्वजनिक हित की रक्षा का कार्य करती है। तो यहाँ पर हम देखें यह अन्य सामान्य याचिकाओं से अलग है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए अच्छी बात क्या है कि कभी कभी जो पीड़ित पक्ष होता है वो न्यायालय में अपने लिए न्याय मांगने के लिए नहीं जाता है, लेकिन अगर उसका कोई शुभचिंतक है या कोई जानने वाला है या फिर समाज से कोई संस्था है जो लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करती है, तो वो अपने माध्यम से जो भी पीड़ित है उसके पक्ष को रख करके उसे न्याय दिलाने का कार्य करती है। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखें इस प्रकार की याचिकाओं का विचार अमेरिका में जन्मा। वहाँ इसे सामाजिक कार्यवाही याचिका कहते हैं। यह न्यायपालिका का आविष्कार तथा न्यायाधीश निर्मित विधि है। भारत में जनहित याचिका PN भगवती ने प्रारंभ की थी। ये समूह हित यानी कि जनहित याचिका में कार्य करती है, ना कि व्यक्ति हित में। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ भारत में इसका प्रारंभ किसने किया था? तो PN भगवती ने किया था, और ये समूह हित के लिए कार्य करती है। इसके पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये व्यक्तिगत हित में कार्य ना करके सार्वजनिक हित में कार्य करती है, और यदि इनका दुरुपयोग किया जाए तो याचिकाकर्ता पर जुर्माना तक किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है इस याचिका का, तो कहीं ना कहीं इस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो सार्वजनिक हित के लिए बनाई गई हैं। इसको स्वीकारना या न स्वीकारना न्यायालय पर निर्भर करता है। तो जो भी याचिका इसमें डाली जाती है उसको स्वीकार करना
या अस्वीकार करना ये न्यायालय पर निर्भर करता है। आगे हम देखें, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस अध्याय से संबंधित। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करिए। और हम अगर आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ आप भी थोड़ी सी मेहनत मेरे लिए करिए, वीडियो को शेयर करके। वीडियो को अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना मेहनत करके आप अपनी पढ़ाई करिए। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या हैं। जनपद स्तर पर कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? तो दोस्तों जनपद स्तर पर हमने इसके पहले ही पढ़ा कि जनपद स्तर पर 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? तो दोस्तों राज्य के उच्च न्यायालय, चूंकि दोस्तों इसके पहले हम लोग जो न्यायालय देखे हैं तो सबसे पहले देखा हमने जो ये तो आपका हो गया जिला स्तर पे न्यायालय, उसके बाद आपका होता है उच्च न्यायालय जो कि राज्य स्तर पर होता है। और उच्च न्यायालय के बाद अगर देश स्तर पर देखा जाए, देश के स्तर पर, तो होता है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य के उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? तो वो आंसर आपका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। क्लियर? देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक होता है? तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी आयु तक का होता है। तो दोस्तों जब हम लोग उच्चतम न्यायालय पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि न्यायाधीश का जो आयु और कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष की आयु तक ही होता है। अगर यहाँ पर जब हम लोग आयु देख रहे थे तो वहाँ पर ये था कि जो न्यायाधीश होगा उसकी आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए और वो उसका कार्यकाल भी 65 वर्ष से अधिक नहीं होगा, यानी कि 65 वर्ष की आयु तक वो कार्य कर सकता है। क्लियर? यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ये वाला। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है। यहाँ पर कहाँ पे स्थित है? इलाहाबाद में। क्लियर? आगे हम देखें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये सब चीजें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ ली है दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही आपको इस चैनल के माध्यम से भी प्लेलिस्ट बनाई गई है, उससे भी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। और टारगेट टीचर जॉब टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये सारे लिंक मिल जाएंगे, इसकी PDF मिल जाएगी। तो आप बस अपनी स्टडी जारी रखिए, अपना 100% टू 100% देने की कोशिश करिए दोस्तों, क्योंकि जो आगे आने वाला समय है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है आपके लिए। तो आप अभी से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। ये मत सोचिए कि जब मेरा एग्ज़ाम आएगा तब मैं पढ़ाई करूँगा, क्योंकि दोस्तों देखिए आपके एक दिन के पढ़ाई से अब जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप लगातार अपनी स्टडी जारी नहीं रखेंगे, जब तक आप कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। वैकेंसी कभी भी आएगी, आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न रहेगा कि 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है। इसको मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके अपने पीछे की वीडियोस देख लीजिए इस चैप्टर से संबंधित। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए न्यायालयों की संख्या 25 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जनहित याचिका को अदालत में दायर कर सकता है पीड़ित पक्ष कोई भी नागरिक स्वयं न्यायालय। तो दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि जनहित याचिका जो कि सार्वजनिक हित के लिए कार्य करती है, तो इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी पीड़ित पक्ष के लिए जनहित याचिका के माध्यम से न्याय की गुहार लगा सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पीड़ित पक्ष कोई भी नागरिक या स्वयं न्यायालय भी। अगर कभी कभी दोस्तों ये देखिए कुछ जो
मुकदमे या फिर हम कह सकते हैं कुछ चीज़ें ऐसी घटित होती हैं समाज में जहाँ पर लोग न्याय, कोई भी व्यक्ति न्याय दिलाने के लिए वहाँ पे तैयार नहीं होता है, तो वहाँ पर जो न्यायालय होता है वो खुद ही उस कंडीशन, उस परिस्थिति को जान करके, उस स्थिति को जान करके खुद ही संज्ञान में आता है और उसके बारे में वो खुद ही निर्णय लेता है, खुद ही याचिका दायर करता है। तो एक तरह से यहाँ पर स्वयं न्यायालय भी कर सकता है। तो ये आपका ये तीनों ही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए। और दोस्तों फिर से मैं कहना चाहूँगी, फिर से निवेदन है मेरा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करिए, क्योंकि मेरी मेहनत तभी सार्थक है जब आप मेरा सपोर्ट करेंगे। तो इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।